हाँ जी, नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। राम राम। आपके पीटीआई के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, है क्या? है। सिलेबस किसको याद है? पहला टॉपिक कौन सा आपका? शिक्षा, मनोविज्ञान। दूसरा टॉपिक कौन सा है? बाल विकास, अधिगम। तीसरा टॉपिक कौन सा है? बाल विकास। चौथा टॉपिक कौन सा है? इसके आगे याद नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान याद है, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी याद है, चाइल्ड डेवलपमेंट याद है, ठीक है, लर्निंग याद है, इंटेलिजेंस याद है, बस आगे याद नहीं। अब देखो, सबसे पहले तो अपन आपके सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक है। पहला जो आपका टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। पहला टॉपिक कौन सा आपका? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक आपका लर्निंग, अधिगम। तीसरा टॉपिक है आपका बुद्धि, इंटेलिजेंसी। कोई दिक्कत नहीं हो तो। नंबर 4 पर है आपका बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। नंबर 5 पे आपका टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। नंबर 6 पर आपका टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। उसके बाद में 7वें नंबर पर आपका टॉपिक है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। 8 नंबर पर आपका टॉपिक है आदत, हैबिट। फिर है उसके बाद में रुचि, इंटरेस्ट। फिर है अभिक्षमता, जिसको अभिरुचि भी कहते हैं। अगला है अभिवृत्ति, जिसको मनोवृत्ति भी कहते हैं। एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। इसी अभिवृत्ति को अपन मनोवृत्ति भी कहते हैं, इसी को नजरिया भी कहते हैं और इसी को दृष्टिकोण। ज्यादातर गलती कहां पर होती है कि जैसे आप गाइड्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अभिरुचि और रुचि दोनों को एक ही बता देते हैं, जबकि ये गलत है। अभिरुचि होती है अभिक्षमता, ठीक है, तो रुचि और अभिरुचि दोनों में अंतर होता है। जैसे एक छोटे से मुद्दे पर अपन बात करें कि रुचि, तो जैसे एक बालक है तो एक बालक की रुचि 5 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने में, मतलब एक बालक का जो इंटरेस्ट है वो 5 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने में वो इंटरेस्ट रखता है। जैसे हारमोनियम भी वो बजाता है, ठीक है, तबला भी बजाता है, ढोलक भी बजाता है। तो ये तो क्या है? रुचि। लेकिन अनेक प्रकार के या 5 प्रकार के वाद्य यंत्रों में से एक वाद्य यंत्र ऐसा है जिसको बजाने में वो अपनी विशिष्ट योग्यताओं का प्रदर्शन करता है, तो वो कहलाती है उसकी अभिरुचि। तो 5 प्रकार के वाद्य यंत्र जो हैं उनमें तो रुचि, और 5 प्रकार के वाद्य यंत्रों में से एक वाद्य यंत्र को बजाने में वो विशिष्ट योग्यताओं का प्रदर्शन करता है, यानी 4 से डिफरेंट तरीके से वो एक में अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो कहलाती है उसकी अभिरुचि या अभिक्षमता, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एप्टीट्यूड। और ये हो जाता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड।
तो एक कॉमन बात मैंने अभी आपको बताई है कि इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस निर्धारित है। तो जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या है वो थोड़ा सा समझने की बात है। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका जो टॉपिक है उसके अंदर जैसे मनोविज्ञान का परिचय सबसे पहले आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय। तो मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, कब आया, कहां से आया, मनोविज्ञान ने क्या आगे चल करके प्रगति करी, क्या उन्नति करी, ये सारी चीजें जो आ जाती है वो शिक्षा मनोविज्ञान में आती है। इसके बाद बात करें तो मनोविज्ञान का परिचय हो गया, मनोविज्ञान का अर्थ हो गया, परिभाषाएं हो गई, मनोविज्ञान के क्षेत्र हो गए। फिर उसके बाद में बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है, और एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। मत देखो उधर, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है देखने में। और वैसे भी देख करके आप अपनी ऊर्जा और समय दोनों बेकार करते हो, क्योंकि आज के समय में क्या है कि सबका अपना अपना मामला फिक्स है, तो समय और ऊर्जा खराब करने से कोई मतलब नहीं है। तो ऊर्जा को वहां लगाओ, समय को वहां लगाओ। मतलब मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूं मनोविज्ञान में, आप सभी सुन लो, प्रयास करने चाहिए, बुरी बात नहीं है। सुनो पहले ध्यान से, लेकिन प्रयास भी सही जगह पर ही होना चाहिए। गलत जगह पे किया गया प्रयास जो है वो आपका समय भी बर्बाद करेगा, ठीक है, और ऊर्जा भी व्यय करेगा। ये चीज आप मनोविज्ञान में आगे जब थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जब आपको समझ में आएगा कि प्रयास भी होने चाहिए, लेकिन प्रयास सफल जब होते हैं जब वो सही जगह पर किया जाए। अब आप बिना टारगेट ही लगे पड़े हो, तो पहले तो एक टारगेट फिक्स करो कि ये मेरा उद्देश्य गोल है, इसको प्राप्त करना है। चाहे वो नौकरी हो ठीक है, चाहे वो नौकरी हो, हाँ तुम्हारी भाषा में कह रहा हूं, चाहे वो, ये आ गई उसके अचेतन में दमित जो भाव था ना वो निकल के आ गया। तो आ जाओ मुद्दे पे, इसलिए मैंने कहा मत देखा करो, कोई मतलब नहीं है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो संसार ऐसे ही चलता रहेगा, आदि अनादि है। आप तो अपने टारगेट पे ध्यान दो, हाँ देखो वहां जहां आपका टारगेट हो। तो पहला बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान। अब आ जाओ दूसरे महत्वपूर्ण चीज समझ लो पहले, दूसरा है अधिगम। अधिगम जो टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान के अंतर्गत, वो हमारे मनोविज्ञान का सबसे बड़ा और वृहद टॉपिक है। यानी यूं समझ लो कि सारे मनोविज्ञान के टॉपिक एक तरफ है और अधिगम अकेला एक तरफ है। दुनिया की कोई सी भी सेगमेंट हो, कोई सी भी एग्जाम हो, अधिगम तो आएगा ही आएगा। अधिगम के बिना तो मनोविज्ञान अधूरा है। अब इसमें भी समझने का मुद्दा क्या है कि जैसे यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर भी पढ़ते समय 10 बार 20 बार 30 बार अधिगम 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 आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र जो है वो अधिगम ही है, वो अधिगम पर ही टिका हुआ है। तो अधिगम का हमारा जो टॉपिक है काफी वृहद है, व्यापक है और थोड़ा जटिल भी है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी अधिगम में से ही पूछे जाते हैं, और बच्चे के सबसे ज्यादा जो प्रश्न गलत होते हैं वो भी अधिगम में से ही होते हैं। नंबर 3 पर आ जाएं, अपन बात करें बुद्धि, इंटेलिजेंसी। तो जैसे कि एक सामान्य सी बात करें अपन की, बुद्धि तो आप सबके पास है ना बुद्धि, कोई ये तो कह नहीं सकता कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। अब जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाए परीक्षा में, पहले एक बार अपने मस्तिष्क में मैप तैयार करो कि प्रश्न पूछा जाए कि बुद्धि होती है, विकल्प ए दे दिया जन्मजात, विकल्प बी दे दिया अर्जित, विकल्प सी दे दिया जन्मजात और अर्जित दोनों, और विकल्प डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। बोलो जोर से। वेरी गुड, आपका उत्तर सबका गलत है, ठीक है, समझ बुद्धि जो होती है वो बुद्धि सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, जन्मजात। अब ध्यान से सुनो,
अगर बुद्धि जैसा विषय अगर अर्जित होता ना, अर्जित अगर बुद्धि होती तो दुनिया के अंदर में मंद बुद्धि बच्चे को भी जो है ना वो आईएएस बना देता। अगर बुद्धि जैसा विषय दुनिया में अर्जित होता ना तो मुझे यहां पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आके दुनिया जो है वो मेरे पास जहां मैं होता वहां पढ़ने आती। बुद्धि जन्मजात होती है और बुद्धि का जो निर्धारण होता है वो बुद्धि का जो निर्धारण होता है वो बुद्धि का निर्धारण होता है हेरिडिटी से, वंशानुक्रम से। समझ रहे हैं आप बात को? अगर बुद्धि जैसा विषय अर्जित होता ना तो आप जैसे हम जैसे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे दुनिया में कभी सफल ही नहीं हो पाते। क्योंकि फिर तो दुनिया के अंदर मतलब अर्जित का मतलब एक्वायर्ड, जिसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर तो दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, जिनके पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग पैसा फेंक करके अपने घर में जितने भी मंद बुद्धि के ढेर पड़े पड़े ना उनके घरों में, उन सबको प्रतिभाशाली बना देते, वो जीनियस बना देते। फिर तो वो जीनियस बना देते उनको। क्योंकि अगर बुद्धि जैसा विषय अर्जित किया जा सकता है या खरीदा जा सकता, तो हमेशा एक छोटा सा मुद्दा मैंने आपको बताया कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है और बुद्धि का जो निर्धारण होता है वो हेरिडिटी से होता है। किससे होता है? हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम से। अब समझ जाओ आप। इसीलिए हमारे विद्वानों ने एक बात कही है कि मूर्ख से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वहां पर किया गया आपका प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। क्यों व्यर्थ जाएगा? क्योंकि अब आप समझिए कि जिसका आईक्यू लेवल अगर 25 है और आप यदि उसको प्रतिभाशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर आपकी मेहनत बेकार जा रही है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आईक्यू लेवल को बढ़ा करके, ये चीज ध्यान से समझिएगा, आप आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं क्योंकि बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम से होता है। लेकिन बुद्धि का जो विकास होता है वो विकास जो होता है वो वातावरण से होता है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि बुद्धि का विकास जो वातावरण से होता है तो वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर केवल 10% ही पड़ता है। केवल 10% ही पड़ता है। 10% से ज्यादा बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपका रंग रूप है या चमड़ी है, हमारा जो रंग रूप है, हमारी जो चमड़ी है, उसका निर्धारण किससे होता है? उसका निर्धारण होता है वंशानुक्रम से। अब मान लीजिए किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है, तो आपका या हमारा किसी का भी रंग सांवला है तो वो निर्धारित हो गया। अब आप कितना ही फेशियल कराओ, कितना ही सुबह से शाम तक जाकर के सैलून पर बैठ करके जो है अपने गालों को रगड़ते रहो, या कितना ही घर में रोज साबुन बदलो, फर्क तो पड़ेगा। डरो मत, फर्क तो पड़ेगा। लेकिन वो फर्क केवल कितने परसेंट पड़ेगा? 10%। और वो भी कब तक रहेगा? वो केवल तब तक रहेगा जब तक जिस चीज का प्रयोग आपने चमड़ी पर किया उसका प्रभाव उसके ऊपर है। थोड़ी बहुत जून के महीने में गर्मी में निकले, पसीने आए, मेकअप उतरा, खेल खत्म। समझ लो। इसीलिए मैं मनोविज्ञान पढ़ाते समय एक महत्वपूर्ण बात यह कहता हूं कि अपने चेहरे पर ज्यादा खर्च करने से बढ़िया कि खाने पे खर्च करो। चेहरे पर तो बस जिंदगी में एक बार ही खर्च कर लो, वो होता है ना फेरे वेरे, उस समय थोड़ा सा माहौल बना रहे। बाकी वो तो मेकअप तो उसके बाद उतरना ही है, वो तो कोई खास मुद्दा नहीं है। लेकिन वो 2-3 दिन का जो फोटो वोटो खींचती है, वीडियो वीडियो बनते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी इज्जत बची रह जाए वहां तक ही ठीक है। बाकी ज्यादा बढ़िया है। अरे लड़कियों को क्यों बदनाम करते हो? बदनाम मत करो लड़कियों को, हाल तो लड़कों का भी बेहाल ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने ये कहा कि ज्यादा आदमी खर्च करे तो वो खाने पे ज्यादा खर्च करे, ज्यादा बढ़िया। तो एक बहुत अच्छी बात आपको सिखा देता हूं।
हमारे देश की सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी कमी यह है, हमारे देश की दुनिया जो है, लोग जो हैं, उनके जीवन को कौन चलाता है? उनके जीवन को चलाता है विज्ञापन। विज्ञापन, एड। हमारे देश के लोगों में तार्किक क्षमता नहीं है, वो विज्ञापन से अपनी जिंदगी को चलाते हैं। आप समझो, अगर फेयर एंड लवली से आदमी गोरा हो रहा होता, तो दुनिया में फेयर एंड लवली सबसे ज्यादा वहां बिक रही होती, जहां काले भरे पड़े और वो सारे गोरे हो जाते। लेकिन वहां नहीं बिक रही। दुनिया में सबसे ज्यादा फेयर एंड लवली बिक रही है तो हिंदुस्तान में बिक रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता की जिंदगी जो तय करता है, वो तय करता है विज्ञापन। चाय कौन सी पीनी है, साबुन कौन सा काम में लेना है, क्रीम कौन सी काम में लेनी है, ये सारी चीजें तय करता है हिंदुस्तान की जनता का विज्ञापन। और यही हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे देश के लोग अपनी तार्किक क्षमता का उपयोग तो करते नहीं और विज्ञापन के आधार पर अपनी जिंदगी को चलाते हैं, और इसीलिए यहाँ के लोगों को उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। यहां विद्यार्थी क्या देखता है? किसका सबसे ज्यादा विज्ञापन है? यहां विद्यार्थी ये नहीं देखता कि क्वालिटी कहां है। यहां की जनता देखती है क्वांटिटी, भीड़ कहां जा रही है, और बस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं खुद भी। जबकि सच्चाई ये कि इंसान को अपनी तर्क क्षमता का उपयोग करते हुए जो है वो क्वालिटी देखनी चाहिए कि गुणवत्ता कहां पर है। और इसी कारण पिछली परीक्षाएं जो आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित हुई, या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई, उसमें सुपड़ा साफ हो गया इस विद्यार्थियों का। आप खुद इस बात पर विचार कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स साइंस में 6 विद्यार्थियों का पास होना, और ऐसे ऐसे दिग्गज अध्यापक जो 5-5 साल से ये दावा कर रहे थे कि जिनको हमने पढ़ा दिया वो उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा, जिन्होंने 2-2 हजार बच्चे पॉलिटिकल साइंस के पढ़ाए, उनका एक विद्यार्थी पास नहीं हुआ। एक विद्यार्थी। वो 6 बच्चे भी वो पास हुए जो अपने लेवल पर कहीं अपनी स्टडी कर रहे थे या अच्छे और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन कराने वाले अध्यापक के पास पढ़ रहे थे, वही बच्चे पास हुए। बाकी पूरा सुपड़ा साफ पीएससी ने, ठीक है। और केवल मात्र एक ही एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों को भी उनकी औकात दिखा दी, और टीचरों को भी उनकी औकात दिखा दी, और कोचिंग वालों को भी उनकी औकात दिखा दी कि बस तुम्हारी औकात इतनी ही है। पेपर टफ नहीं है, पेपर टफ नहीं है। बस फर्क इतना है कि पहले प्रश्न आते थे तथ्यात्मक, और उन्होंने उन प्रश्नों को कर दिया अवधारणात्मक। केवल अंतर इतना है। अब जिनका कंसेप्ट क्लियर था, वो तो अवधारणात्मक प्रश्नों को स्वरूप को समझ गया और उत्तर तक पहुंच गया, और जिन्होंने केवल रटंत विद्या के माध्यम से परीक्षा को पास करने की कोशिश करी, पढ़े, वो सब फेल हो गए। और ये एक ही परीक्षा में नहीं हो रहा, हर परीक्षा में ये स्थिति जा रही है। इस बार भी सेकंड ग्रेड की जो आपको पता है कि रिजल्ट आ रहे हैं दिन ब दिन, और उसमें भी स्थिति है कि सब्जेक्ट्स में सीटें खाली रहने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? ऐसी स्थिति इसीलिए पैदा हुई कि अध्यापकों ने भी अवधारणात्मक अध्ययन कराना बंद कर दिया, और बच्चों ने भी अवधारणात्मक अध्ययन करना बंद कर दिया। बच्चे भी पढ़ाई को मजे में लेने लग गए, और अध्यापक भी पढ़ाने को मजे में लेने लग गए। रील बनाना, ठीक है, कविताएं कहानियां सुनाना, ठीक है, शेर शायरियां सुनाना, ठीक है, मंच पे खड़े होकर के डांस करना, बर्थडे मनाना, इन्हीं कामों के अंतर्गत विद्यार्थी और अध्यापक लिप्त हो गए, और जिसी का दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ रहा है। तो बात को समझिए, जोकर में और एक्टर में अंतर होता है। जब जब अध्यापक जोकर बनेगा, तब तब वो फिल्म फ्लॉप होगी। तो जोकर में और डायरेक्टर में और एक्टर में अंतर होता है, तो आप बात को समझ लीजिए। इसीलिए किसी भी चीज को गहनता से, गंभीरता से, अवधारणात्मक स्तर पर पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझे आज इस फील्ड में 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। राजस्थान की कोई भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कोचिंग नहीं है जहां मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। कोई भी, चाहे वो उत्कर्ष हो, चाहे वो कलाम रही हो, ठीक है, चाहे वो मिशन रही हो, चाहे वो अभिज्ञान रही हो, ठीक है, कोई सी भी राजस्थान की बड़ी से बड़ी ऐसी कोचिंग नहीं है जहां पर मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई। लेकिन मैं तब भी बच्चों से कहता था, और आज भी कहता हूं, जब पिछली बार पढ़ा रहा था तब कहता था मैं सबसे कि अवधारणात्मक प्रश्न आएंगे, अवधारणात्मक प्रश्न आएंगे, सरकार बदल चुकी है। लेकिन बच्चों ने उसी बात को हल्के में लिया, और अब रो करके फोन कर करके कहते हैं कि सर आपने सही कहा था, तो अब क्या है, फिर एक बार लग जाओ।
लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, एक छोटी सी बात करते हो अपन आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, समय बदलने में और करवट लेने में समय कब क्या करवट ले दे इस बात की कोई गारंटी नहीं। आज आपके पास समय है पढ़ने का, आज समय आपको समय दे रहा है। कल हो सकता है कि परिस्थितियां रातों रात ऐसी बदल जाए कि समय आपको पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए समय ही ना दे। परिस्थितियां आपके वश में नहीं है, क्योंकि इस दुनिया को कोई और भी चला रहा है, हम नहीं चला रहे। अगर आप इस गलत फहमी में कि संसार को हम चला रहे हैं, तो ये हमारी एक भूल है। इस संसार को, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, जिसने हमारे कर्मों के साथ साथ हमारे कुछ पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भी हमारे भाग्य का निर्धारण कर रखा है। और वही पिछले जन्मों का कर्म कब हमारा भाग्य बनकर किस रूप में हमारे सामने आएगा, ये हम नहीं जानते। क्योंकि यही चीज अगर हम जान जाते, तो हम 10 साल बाद क्या होगा उस चीज की व्यवस्था आज ही कर लेते। लेकिन 10 साल बाद कब कहां क्या घटेगा, ये हमें पता नहीं है। इसीलिए महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको ये बताई कि समय आपको समय दे रहा है, भगवान आपको समय दे रहा है। तो इस समय का सदुपयोग करके और इस समय के रहते रहते आप नौकरी लग ले, इससे अच्छी बात कुछ और नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने गलतियां करी और फिर एक दिन समय ने ऐसी करवट बदली कि उनको पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके और कहीं पर थड़िया लगानी पड़ी या चाय की दुकान खोलनी पड़ी या कहीं जाकर के समोसे बेचने पड़ रहे हैं। और ये बात ये नहीं कह रहा, अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो सुपर इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय को बर्बाद किया और एक समय के बाद समय ने उनको बर्बाद कर दिया। तो जब तक समय मिल रहा है तो इंसान को उस समय का सही सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आज समय हमारे पक्ष में, कल हो सकता है कि समय हमारे पक्ष में हो या नहीं हो। तो मैंने आपको बुद्धि के बारे में एक छोटी सी बात बता दी कि हमेशा याद रखो कि बुद्धि जन्मजात होती है, वंशानुक्रम के द्वारा बुद्धि का निर्धारण होता है। बुद्धि का विकास जो होता है वो वातावरण से होता है, लेकिन बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव केवल 10% ही पड़ता है। इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ते बढ़ते कहता हूं कि मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए, बहस करके अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वातावरण का प्रभाव कितना पड़ेगा, केवल 10%। आगे चर्चा करेंगे। अगला आता है बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके शैशव अवस्था भी है, किशोर अवस्था भी है और बाल्यावस्था भी है, जिसमें शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है, नैतिक विकास भी है, सब कुछ है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन में मोटिवेशन का अर्थ है, परिभाषाएं हैं, मोटिवेशन की प्रक्रिया है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न आता है, अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा, जो कि डेविड मैक्लीलैंड के द्वारा और एटकिंसन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता में जो सिलेबस है आपका, उसमें एक तो प्रतिभाशाली बालक है, एक मंदबुद्धि के बालक है और एक है आपके अपराधी बालक। लेकिन हम इसके अलावा कुछ और भी बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सृजनशील बालक, क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर कभी कभी धोखा हो जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, प्रश्न उठ करके सृजनशील बालक से भी पूछ लिया जाता है, पिछड़े बालकों से भी पूछ लिया जाता है। अगला है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे इसके ऊपर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर ले कि आपके अनुसार पर्सनैलिटी में आप लोग क्या देखते हैं, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में आप उसका देखते क्या है, क्या देखते हैं बताओ। व्यवहार। व्यवहार तो सामने से तो बढ़िया ही दिखता है। वेरी गुड। देखो, व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको एक सामान्य सी बात बता देता हूं। व्यक्तित्व जो है, अक्सर सामान्यतः हम लोग व्यक्तित्व में क्या देखते हैं, या तो पहनावा या चाल ढाल या तौर तरीके। चाल ढाल, तौर तरीके, इन्हीं चीजों पर हमारा ज्यादातर ध्यान होता है व्यक्तित्व में, कि सामने वाले व्यक्ति का लेवल क्या है, पैसे वाला है, गरीब है, कपड़े ब्रांडेड पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे, जूते अच्छे हैं कि नहीं है, शान शकल कैसी है। इन्हीं चीजों पर हमारा ध्यान जाता है। और इन्हीं चीजों के चक्कर में हम जीवन के अंतर्गत धोखा खाते हैं। 90% लोग धोखा जो खाते हैं वो यही खाते हैं। क्योंकि ये बात तो मैं नहीं कह रहा, शेक्सपियर ने भी कही है कि हर खूबसूरत चेहरा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाते ही बेवफा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये शेक्सपियर कह करके गया था कि दुनिया में हर चमकती हुई चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है। इसलिए आप ये मत मानो कि किसी का रंग गोरा है तो साहब उसका मन भी गोरा है।
ऐसा कोई मापदंड नहीं है। आप ये मत मानो कि जो व्यक्ति पैसे वाला है, जो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, बढ़िया गाड़ी बंगले रखता है, बढ़िया मीठी मीठी बातें करता है, ऐसा व्यक्ति आपका हितैषी हो। क्योंकि ये तो आपने खूब सुना है कि असर तो कड़वी दवाई ही ज्यादा करती है बजाय मीठी के। तो ऐसी स्थिति भी आपने देखी होगी कि हर मीठा व्यक्ति आपका हितैषी होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। हमारा जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, हमेशा याद रखना कि वो व्यक्तित्व हमारा जो होता है वो बाह्य गुणों और आंतरिक गुणों, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के गुणों से मिलकर के बनता है। और हम लोग जो व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं वो सिर्फ किसके आधार पर करते हैं? बाह्य। जबकि व्यक्तित्व में व्यक्ति के बाह्य गुण जैसे रंग, रूप, वेशभूषा, पहनावा, चाल ढाल, तौर तरीके, कद काठी आदि, इनको भी सम्मिलित किया जाता है। और व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के आंतरिक गुणों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे रुचि, अभिक्षमता, अभिरुचि। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे आपके मूल्य क्या हैं, आपकी मतलब जिसको वैल्यूज कहते हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आपका चरित्र कैसा है, इन सब चीजों से मिलकर के हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो व्यक्तित्व में रंग है, रूप है, वेशभूषा है, पहनावा है, चाल ढाल, तौर तरीके, आपकी रुचि, अभिरुचि, ठीक है, आपके मूल्य, आपका चरित्र, इन सब चीजों से मिलकर के आपका व्यक्तित्व होता है। इन सब चीजों से मिलकर के क्या बनता है? आपका व्यक्तित्व। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने में बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों का अध्ययन करना चाहिए। जब आप किसी के बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों का अध्ययन करेंगे तभी जाकर के आप उसके व्यक्तित्व का सही मायने में अध्ययन कर सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कब है और कैसा है और किस तरीके का है। साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया में 90% लोग अपने व्यवहार में, साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया में 90% लोग अपने व्यवहार में रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बाहर से दिखाते कुछ है लेकिन आंतरिक भाव विचार रखते कुछ है। जैसे मुख में राम बगल में छुरी, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, बगुला भक्त होना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। चरित्रहीन व्यक्ति का चरित्र पर व्याख्यान देना और झूठे व्यक्ति का ईमानदारी पर भाषण देना। ये जो लोग हैं, तो दुनिया में 90% जो लोग हैं वो अपने व्यवहार में क्या करते हैं? रिएक्शन फॉर्मेशन। तो हमेशा एक बात को याद रखो, हर मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड पढ़ने वाला हनुमान जी का भक्त नहीं होता है। हर मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड पढ़ने वाला हनुमान जी का भक्त नहीं होता है, क्योंकि सीता का अपहरण करने के लिए रावण भी साधु के वेश में ही आया था। तो हर साधु साधु नहीं होता, हर बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता है। इसीलिए कहावत बनी है, इसीलिए ये कहावत बनी है कि कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते, इश्क तो करते हैं मगर लोग उनके ऊपर शक नहीं करते। इसीलिए कहावत बनी है कि हर बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता और हर जवान जवान नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी आपने दुनिया में देखा होगा कि बच्चे कुछ जवान होते हैं लेकिन उनकी मैच्योरिटी, उनकी समझ और उनका विवेक एक वृद्ध व्यक्ति के भी बराबर होता है। ऐसा भी दुनिया में पाया जाता है। तो ये दुनिया में 90% लोग रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं, दिखाते कुछ और होते कुछ है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो, जो आपसे प्यार भरी बातें करता है, जो मीठी मीठी बातें करता है, जो आपको ये दिखाने का प्रयास करता है कि तेरे अलावा तो धरती पे मेरा कोई और है ही नहीं, तो आप गलत फहमी में मत रहना, गलत फहमी का शिकार मत होना। कभी कभी आपके प्रति कोई अंदर से ऐसा घृणा का भाव रखने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल ठीक उसके विपरीत ऐसी बातें करते हुए पाया जाएगा। ठीक है, घर में कभी कभी ऐसा होता है, घर परिवार में भी ऐसा होता है कि अंदर से तो घृणा भरी पड़ी रहती है लेकिन मजबूरी है, तो बाहर से व्यक्ति क्या करता है? उस घृणा के जस्ट विपरीत उल्टा व्यवहार, यानी प्रेम का प्रदर्शन करते हुए, व्यवहार करते हुए प्रदर्शित करता अपने आप को कि मैं तुझे बहुत चाहता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बिना एक मिनट नहीं रहता। ठीक है, तो कभी कभी इन चीजों का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति का, पीछे तक ध्यान दो, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बड़ा जटिल होता है। हमसे अच्छे जानवर होते हैं, क्योंकि जानवरों का व्यवहार सरल होता है और मनुष्य का व्यवहार क्या होता है? जटिल होता है।
तो मनुष्य के व्यवहार का विश्लेषण बहुत गंभीरता से करना पड़ता है, तब जाकर के इस चीज तक आप पहुंच सकते हो कि ये जो अपने व्यवहार में दिखा रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, वो कितने मायने में सही है और कितने मायने में गलत है। तो बहुत जटिल व्यवहार होता है मनुष्य का। तो इन सब चीजों पर हमारा व्यक्तित्व का टॉपिक काम करेगा। तो व्यक्तित्व में बाह्य और आंतरिक जो है, दोनों गुणों से मिलकर के हमारे व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण। अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज आप सबसे पूछूं, जैसे व्यक्तित्व संसार में सभी प्राणियों का होता है या प्राणी विशेष का होता है, ये बताओ। अरे, व्यक्तित्व संसार में सभी प्राणियों का होता है या कोई प्राणी विशेष का होता है? सभी प्राणियों का। याद रखना कि व्यक्तित्व सिर्फ मनुष्य का होता है, जानवरों का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। पीछे तक, जानवरों का, पशुओं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण उसी प्राणी के अंतर्गत होता है। व्यक्तित्व का निर्माण उसी प्राणी के अंतर्गत होता है जिसमें आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट का निर्माण होता है। और दुनिया में सेल्फ कंसेप्ट का जो निर्माण होता है वो केवल एक ही प्राणी में होता है, और वो है मनुष्य। मनुष्य के अलावा संसार में जितने भी प्राणी हैं, किसी भी प्राणी में सेल्फ कंसेप्ट का निर्माण नहीं होता है, केवल मनुष्य में होता है। इसलिए याद रखो कि व्यक्तित्व सिर्फ मनुष्य का होता है। इसीलिए मैं पढ़ाते समय कहता हूं, कुत्तों का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, कुत्ता कुत्ता ही होता है। आप कुत्ते को कितनी ब्रेड खिलाओ, ठीक है, हाँ, वो एक ही बात है। मैंने उदाहरण दिया, वो दोनों ही आगे, चाहे वो कुत्ता हो चाहे कुतिया हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मनुष्य को छोड़ करके संसार में किसी प्राणी का व्यक्तित्व तो नहीं होता है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि कुत्तों को हम कितनी ब्रेड खिलाएं, कितने बेड पर सुलाएं, कितने गले लगाएं, लेकिन याद रखना, कुत्ता गले लगाने से, ब्रेड खिलाने से, नहलाने से और ब्रेड पर सुलाने से या 10 लाख 50 लाख की गाड़ी में लेकर के घूमने से कुत्ता इंसान नहीं बन जाएगा। जबकि सच्चाई है कि संसार की बड़ी बुरी स्थिति है आज के समय में। कुत्तों की जिंदगी इतनी गजब की है, लग्जरी लाइफ हो गई कि कई इंसान तो उनकी जिंदगी को देख करके ये सोचते हैं कि काश मैं तो उसका कुत्ता ही होता। ऐसी तक स्थिति आ गई। कुत्ते इंसानों के गालों को चाट रहे हैं, इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या लोगे आप? और इंसान खुश हो रहा है, जो घर में कुत्ते रखकर वो गालों को चाट रहे, तो इंसान बड़ा खुश हो रहा है, वाह मेरा कुत्ता गाल चाट। इन सब चीजों को आप बहुत बारीकी से समझोगे आप। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, साइकोलॉजिकल आधार पर कह रहा हूं। कुत्ते और मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, दोनों के इमोशंस में बहुत अंतर होता है। मनुष्य अपने इमोशंस पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होता है, जानवर अपने इमोशंस पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम नहीं होता है। मनुष्य अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता। इसलिए याद रखो कि कुत्ता केवल मालिक और कुत्ते का रिश्ता तब तक ही है जब तक कुत्ते में जैविक इच्छाएं हावी नहीं होती। जब कुत्ते में जैविक इच्छाएं हावी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो भूल जाता है कि कौन मालिक और कौन नौकर है। और इसी की एक घटना जयपुर में घटी भी थी। आप तो उस समय पता नहीं जयपुर में थे कि नहीं। एक डॉक्टर था, डॉक्टर खुद, जिसके नवजात बच्चे को उसी का कुत्ता खा गया था। और इसी का संदेश देने के लिए उस डॉक्टर ने उसी कुत्ते को अपनी गाड़ी के आगे बांधा और जयपुर की गली गलियों में घुमा घुमा करके उसको मारा, केवल दुनिया को यह बताने के लिए कि जो गलती मैंने करी वो तुम मत करना। मैंने इस कुत्ते पर इंसानों से ज्यादा भरोसा किया और जिसका परिणाम ये घटा, लेकिन उसमें दोषी कुत्ता नहीं था, उसमें दोषी था इंसान, जिसने इंसानों के समान कुत्ते पर भरोसा किया। तो दोनों की चीजों में अंतर है। तो यहीं पर अपन ने बात करी इस मुद्दे पर कि व्यक्ति, अगली बात करते हैं अपन, व्यक्तित्व हो गया, आदत, हैबिट्स। ये छोटे छोटे टॉपिक है आपके। आदतें क्या होती है, रुचियां क्या होती है, अभिक्षमता क्या है, अभिरुचि क्या है, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, नजरिया, दृष्टिकोण, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन पर भी अपन परिचर्चा करेंगे। और एक टॉपिक और है इसके अंतर्गत अपना 12वें नंबर पर, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है एडजस्टमेंट या समायोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, निर्धारित है। अब इसके अंतर्गत देखो अपन को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले इसके अंतर्गत जो है अपन पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम क्यों पढ़ेंगे जो मैं बताता हूं। अधिगम अपन इसलिए पढ़ेंगे कि यदि अपन शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर भी बार बार शब्द आएगा अधिगम, तो आपके दिमाग में यह मुद्दा रह जाएगा कि अधिगम क्या है। अगली बात करें, अपन बुद्धि पढ़ेंगे तो भी अधिगम आएगा, आप बाल विकास पढ़ोगे तो भी अधिगम आएगा, आप अभिप्रेरणा पढ़ोगे तो भी अधिगम आएगा, आप व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ोगे तो भी अधिगम आएगा, व्यक्तित्व पढ़ोगे तो भी अधिगम आएगा। तो अधिगम का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हर टॉपिक के साथ में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें सबसे पहले अधिगम को समझना पड़ेगा कि अधिगम क्या है, ताकि अन्य टॉपिकों को समझने में हमें आगे चल करके आसानी हो जाए। हाँ, अधिगम का टॉपिक बहुत जटिल है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अपन जटिल चीज को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आसान चीजों को समझने में हमारे लिए आगे सरलता हो। तो आप टॉपिक लिखिए अधिगम लर्निंग, यहां से शुरू करेंगे अपन अधिगम से। अब देखिए, मैं आपसे अधिगम को पढ़ाने से पहले 2 4 5 ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं जिसके बारे में आप बताइएगा। मान लीजिए आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है, टॉपिक लिख के छोड़ दो। मान लीजिए आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है, पक्षियों का आकाश में उड़ना अधिगम है या नहीं है, हां या ना, केवल आपको इतना सा बोलना है। मैंने पूछा कि पक्षियों का आकाश में उड़ना अधिगम है या नहीं है। अगली बात, कोई बात नहीं। मेंढक के बच्चों का पानी में तैरना, मेंढक के बच्चों का पानी में तैरना अधिगम है या नहीं है। मेंढक के बच्चों का काई में तैरना, पानी में, पक्षियों का कहां उड़ना, आकाश में। तो पक्षियों का आकाश में उड़ना, मेंढक के बच्चों का पानी में तैरना, एक बालक के द्वारा खड़े होकर के अपने अध्यापक का अभिवादन करना, यह अधिगम है या नहीं है। ठीक है। मधुमक्खियों के द्वारा छाता बुनना, यह अधिगम है या नहीं है। तो मधुमक्खियों के द्वारा छाता बुनना, मेंढक के बच्चों का पानी में तैरना, कबूतर या पक्षियों का आकाश में उड़ना, और किसी बालक का खड़े होकर के अध्यापक का अभिवादन करना, ये एक सामान्य से उदाहरण है। इनके अंदर जो अपन ने उदाहरण लिए उसमें केवल अधिगम, एक उदाहरण अधिगम है कि खड़े होकर के बच्चे का अध्यापक को अभिवादन करना, बाकी कोई अधिगम नहीं है। आज तक सामान्यतः आपने ये पढ़ा होगा कि अधिगम का क्या मतलब होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, जैसा कि आपने खूब पढ़ा है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है अधिगम का सीखना। देखो, जानना और प्राप्ति। अधिगम का शाब्दिक अर्थ केवल सीखना ही नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखो, मैंने कहा शाब्दिक अर्थ, अर्थ नहीं बोल रहा मैं। व्यवहार में परिवर्तन तो अधिगम का अर्थ है। अभी केवल चर्चा हो रही है कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अधिगम जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है सीखना, जानना और प्राप्ति। जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो केवल सीखते ही नहीं है, उस चीज को सीखने के साथ साथ में आप जानते भी हैं। जिस चीज को हम जानते हैं, सीखते हैं, उसे ही हम हमारे व्यवहार में क्या करते हैं, अपनाते हैं, धारण करते हैं। उसे हम हमारे व्यवहार में क्या करते हैं, अपनाते हैं या धारण करते हैं। इसीलिए अधिगम का अर्थ माना जाता है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। आपने यही पढ़ा है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। लेकिन अब इसके आगे कुछ बात है। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है
हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो व्यवहार में परिवर्तन तो भाई कई कारणों से होता है। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो व्यवहार में परिवर्तन तो थकान से भी होता है। बोलो हाँ या ना। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन तो दवाओं से भी होता है। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन तो नशीली चीजों के सेवन से भी होता है। समझ गए होंगे आप। नशीली चीजों के सेवन से भी होता है। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन तो इम्प्रिंटिंग के कारण भी होता है। इम्प्रिंटिंग। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो व्यवहार में परिवर्तन तो अनुकरण के कारण भी होता है। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन तो बीमारी के कारण भी होता है। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन तो परिपक्वता के कारण भी होता है। परिपक्वता के कारण भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं उम्र के हिसाब से, और जैसे बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं तो व्यवहार बहुत बदल जाता है। बात करने का तरीका बदल जाता है, खाने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, देखने का तरीका बदल जाता है। जैसे किशोर अवस्था की एक विशेषता आपने पढ़ी होगी कि किशोर अवस्था में बच्चे का आकर्षण समलिंगीय से हट करके विषमलिंगीय हो जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि किशोर अवस्था में बच्चे के आकर्षण का केंद्र बिंदु जो विषमलिंग होता है, क्या वो अधिगम है? क्या वो अधिगम है? सीखा हुआ नहीं है। नहीं सीखा इधर उधर से, अपने आप होता है। किशोर अवस्था में जो आकर्षण का केंद्र बिंदु विषमलिंग हो जाता है वो अधिगम है या नहीं है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। सही कह रहे हो आप। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परिवर्तन जो हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं वो परिवर्तन कहीं से पैदा हो रहे हैं? परिपक्वता से। तो यहीं पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि व्यवहार में जो थकान से अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो अधिगम नहीं है। व्यवहार में जो परिवर्तन आता है दवाओं से, वो भी अधिगम नहीं है। कोई दवा ली और कोई परिवर्तन आया तो अधिगम नहीं है। नशीली चीजों के सेवन से कोई परिवर्तन आता है तो वो भी अधिगम नहीं है। इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है अनुगमन, छाप। जैसे आपने देखा है बतख जो होती है, बतख के कभी आपने देखा कि बतख के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जैसे थोड़े से बड़े होते हैं और वो बच्चे अपनी माँ के पीछे हूबहू वैसे की वैसे चलते हैं जैसे वो चलते हैं, बिल्कुल उन्हीं पद चिन्हों के पीछे पीछे उनका अनुगमन करते हैं। अनुगमन। तो इस प्रकार से कोई भी इम्प्रिंटिंग, छाप, जो बनी हुई चीज है, छाप मतलब, अब इस बात को समझना, हम बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिन परंपराओं को हमने ना समझा ना सीखा, बस हमारी पीढ़ियों ने वो परंपरा हमें दी और हमने उन परंपराओं को अपना करके हूबहू उसके ऊपर वैसे की वैसे चलना प्रारंभ कर दिया। हमने उन परंपराओं के बारे में कभी ऐसा दिमाग नहीं लगाया कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। वो सब अनुगमन है। वो सब क्या है? अनुगमन। बहुत सी चीजें, बहुत सारी चीजें आपके परिवार से मिली होगी आपको, ठीक है, विरासत में, कि बेटा ये अपने कुल की परंपरा है और आपने उसको अडेप्ट कर लिया बिना सोचे समझे और बस उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। उसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग, छाप। तो इम्प्रिंटिंग से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है वो भी अधिगम नहीं है। किसी भी प्रकार का अनुगमन, या अनुगमन, वो भी अधिगम नहीं है। किसी प्रकार से बीमारी से कोई परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं है। और परिपक्वता से कोई परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं है। हमारे अंदर मूल प्रवृत्तियों के कारण किसी भी प्रकार का व्यवहार में जो परिवर्तन होता है मूल प्रवृत्तियों के कारण, वो भी अधिगम नहीं है। समझ जाओ बात। इनमें से किसी भी कारण से अगर हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही है, लेकिन मुद्दा यह है कि अधिगम में, व्यवहार में होने वाले उस परिवर्तन को अधिगम माना जाएगा, उस परिवर्तन को अधिगम माना जाएगा जो किसी अनुभव से हो, या किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से हो, या किसी भी प्रकार के अभ्यास से हो।
यदि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है, यदि वो परिवर्तन आपके व्यवहार में अनुभवों से हो रहा है, प्रशिक्षण से हो रहा है, या अभ्यास से हो रहा है, जैसे आपके अनुकूल उदाहरण से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक बालक है, परिपक्वता के कारण उसके आकर्षण का केंद्र बिंदु कौन हुआ? विषमलिंगी है। और उसने परिपक्वता से प्रेरित होकर, उस अवस्था से प्रेरित होकर के विषम लिंग के प्रति व्यवहार किया और उसका हाथ पकड़ लिया, तो यहां तक तो अधिगम है ही नहीं। अब मान लो कि जैसे उसने हाथ पकड़ा और विषम लिंग ने अपना जूता उतारा, और जूता उतार करके उसके बाल पकड़ करके उसकी क्या उतारी? आड़ती, पूजा करी। अब उस पूजा के परिणाम स्वरूप उसको क्या प्राप्त हुए? अनुभव। अब उन अनुभवों से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा कि हाथ तो पकड़ना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूछ करके पकड़ना चाहिए। अब उसको यह अनुभव प्राप्त हुआ कि किसी भी महिला के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, यह अधिगम है। तो अधिगम के अंतर्गत व्यवहार में होने वाले केवल उसी परिवर्तन को अधिगम में सम्मिलित किया जाएगा जो किसी भी प्रकार के अनुभव से हो, या किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से हो, या किसी भी प्रकार के अभ्यास से हो। तो उत्तर क्या हुआ? अनुभव से, अभ्यास से, या प्रशिक्षण से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन परिवर्तन अधिगम है। लेकिन अभी एक शर्त और है। व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे अंदर होता है, वो व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे अंदर होता है भाई, वो तो स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। तो कौन से परिवर्तन को अधिगम माने? स्थायी को या अस्थायी को? ना स्थायी को ना अस्थायी को। इन दोनों के बीच की एक स्थिति है, इन दोनों के बीच की एक स्थिति है जिसको बोलते हैं अपेक्षाकृत स्थायी। इन दोनों के बीच की एक स्थिति है जिसको क्या बोलता है? अपेक्षाकृत स्थायी। तो उत्तर क्या होगा? समझिए, अनुभव से, प्रशिक्षण से, या अभ्यास से हमारे व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। रिलेटिवली परमानेंट, अपेक्षाकृत। अब इस पर भी चर्चा करें। आपने आज कोई चीज सीखी, या आपको आज कोई चीज सिखाई गई, मान लीजिए कि अगर वो स्थायी है और स्थायी हो गई, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपको जो सिखाया गया और आपने जो सीखा वो सही है? स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थायी का मतलब होता है जिसमें आगे संशोधन की कोई संभावना नहीं हो। और हमेशा एक बात याद रखिए, अधिगम जो होता है वो चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। ये अधिगम की एक विशेषता है। अधिगम नो चेंजेबल नहीं होता, वो चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। और जो परिवर्तनशील व्यवहार होता है उसको बोलता है अपेक्षाकृत स्थायी। स्थायी का मतलब तो यह हुआ कि स्थायी हो गया, अब आगे चल करके उसमें किसी प्रकार के संशोधन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप सबको पता है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे हम हमारे पुराने व्यवहार को छोड़ते भी हैं, या पुराने व्यवहार में संशोधन भी करते हैं, और नए व्यवहार को अपनाते भी हैं। तो दोनों ही काम होते हैं। कभी कभी कुछ पूर्णतः गलत होता है तो हमें हमारा पुराना व्यवहार छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी हमारे पुराने व्यवहार में कुछ कमियां होती है तो उनमें संशोधन करना पड़ता है। तो इसीलिए अपेक्षाकृत स्थायी कौन सा व्यवहार होता है? अपेक्षाकृत स्थायी वह व्यवहार होता है, ध्यान से समझिएगा, जो एक विशेष समय तक स्थायी रूप में हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। विशेष समय तक, विशेष समय तक। अस्थायी व्यवहार तो कौन सा है? अस्थायी व्यवहार तो वह है जो पानी के बुलबुले की तरह आता और चला जाता है। रात को आदमी ने 2 बोतल पी, 2 बोतल पी करके खूब नाचा गाया, बड़ी बड़ी बातें करी, धर्मशास्त्रों पर व्याख्यान करे, और सुबह होते सब कुछ भूल गया। तो वो तो अस्थायी व्यवहार है। और कभी भी आपने देखा होगा, आदमी 2 पैक लगाने के बाद इतनी उच्च कोटि की बातें करता है कि ऐसा लगता है कि इससे बड़ा दार्शनिक धरती पर ना कभी पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा।
उस समय वो सिर्फ एक ही बात करेगा, तू कह के तो देख, तेरे लिए जान दे दूं। आज सुबह उठते वो खुद ही नहीं मिलेगा, जान तो दूर की बात है। तो इस प्रकार का व्यवहार तो कैसा व्यवहार कहलाएगा? अस्थायी। तो वो अधिगम नहीं है। और स्थायी का मतलब फिर समझा रहा हूं, स्थायी का मतलब क्या हो गया? जो स्थायी हो गया, जिसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। जबकि अधिगम क्या है? चेंजेबल। और अपेक्षाकृत स्थायी का क्या मतलब होता है? अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब होता है एक विशेष समय तक जो व्यवहार में धारण किया जाता है, स्थायी रूप से धारण किया जाता है विशेष समय तक। जैसे आपने कोई चीज सीखी और सीखने के बाद में मान लीजिए कि आपने उसको 2 साल तक अपने व्यवहार में स्थायी रूप में धारण किया, लेकिन 2 साल के बाद आपको ये लगा कि यार इसमें थोड़ी सी कमी है, मेरा व्यवहार ये थोड़ा सा गलत है, तो आगे चल करके 2 साल के बाद आपने क्या किया? जो कमियां थी उसको छोड़ा और उसी व्यवहार को नए रूप में परिवर्तित करके अपना लिया। तो चेंजेबल हो गया ना। इसीलिए हमेशा याद रखो कि अधिगम की जो प्रकृति होती है वो ना तो स्थायी होती है ना ही अस्थायी होती है। अधिगम की जो प्रकृति होती है वो होती है अपेक्षाकृत स्थायी। इसलिए याद रखिए कि अनुभव से, प्रशिक्षण से या किसी प्रकार के अभ्यास से व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो अधिगम का मतलब आपको यहां तक समझ में आ गया। आगे की चर्चा करते हैं अपन कल, नेक्स्ट मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी तो मैंने आपको सिखाया ही था, आपने तो आज ही तालियां बजा दी। अरे अभी तो रुको, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, फिर बात करेंगे। अभी तो क्लासेस चलने दो। एक दिन में देख करके ये तय नहीं करना चाहिए। एक ही दिन में आपने तो एक ही दिन में वही काम कर दिया, ठीक है? धैर्य रखो। रिएक्शन फॉर्मेशन बहुत होता है, बात को ध्यान से समझो। एक दिन में तो कोई भी रट करके नाच लेता है, ठीक है? अब तो इसलिए धैर्य रखो, संयम रखो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।